गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लगभग सारे रूल्स अच्छे से समझ लिए थे। फिर अपन ने एक नॉर्मल ऐसे ही एग्जाम्पल भी लिया था और उसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाई थी तो आधी अधूरी बनाई थी और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट बनाएंगे। जो डाटा लिया था अपन ने वो आपकी क्लास से संबंधित वेट से रिलेटेड डाटा लिया था मैंने, ये वाला डाटा। ठीक है, तो इस डाटा से अपन कौन सी टेबल बना रहे थे? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्मेशन ये बना रहे थे। ये डाटा लिया था अपन ने। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, ऊपर से नहीं जाए आपके। ये डाटा लिया था अपन ने, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने ये डाटा लिया है किलो में, केजी में, वेट। ठीक है, यानी कि बीएससी फाइनल ईयर में 10 स्टूडेंट्स का वेट निम्न प्रकार है। और आपसे मैं ये पूछूं कि इस डाटा से आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कितनी क्लास बनाएं? सबसे पहले क्लास लिमिट निकाल लेते हैं। चलो, क्लास लिमिट में क्या देखते हैं अपन? निचली सीमा और ऊपरी सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? देखो लोअर लिमिट क्या है? सबसे कम संख्या कौन सी है? 30। तो लोअर लिमिट 30। फिर है अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? देखो सबसे ज्यादा संख्या 80, ये लो 80। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब क्या निकलेगा अपन? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कितनी क्लास अपन को बनानी है। तो यहां पे अपन को नंबर ऑफ क्लासेस नहीं पता है, तो नंबर ऑफ क्लास निकालने का फॉर्मूला स्टड्स वाला, तो नंबर ये बाद में निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए स्टड्स ने फॉर्मूला दिया था C = 1 + 3.32 log n। ठीक है, 1 प्लस फिर 3.32। n का मान क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। 10 की संख्या में ही लिया है ना डाटा अपन ने, 10 स्टूडेंट्स का। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन log n का मान ये 10 × 10। सॉरी, 10 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन। log 10 का मान कितना होता है? मैंने बताया था 1, log 100 का 2 और log 1000 का 3। तो यहां पे log n, log 10 है n का मान, तो log 10 का मान जो होता है वो कितना होता है? ओनली 1 होता है। तो आगे क्या आएगा? 1 + 3.32 × 1, क्योंकि log 10 का मान होता है 1। 10 कहां से आया है? 10 नंबर में या 10 संख्या में अपन को डाटा मिले हैं। ठीक है, इसलिए 10 आया है और log 10 का मान 1 होता है। तो आगे कैलकुलेशन करो। 1 + 1 से मल्टीप्लाई किया 3.32 को, तो वो सेम ही आएगा 3.32। 3.32 में 1 प्लस करेंगे तो 4.32, यानी कि या तो 4 क्लास बनाए अपन या 5। तो मैं यहाँ पे 5 मान लेता हूँ, 5 क्लास बनाते हैं अपन। कितनी? 5 क्लास।
तो क्लास इंटरवल निकालनी थी मेरे को, तो नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लास की जगह अब अप्लाई करता हूं सारे डाटा में। अपर लिमिट कितनी है 80, ये लो 80, लोअर लिमिट 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास कितनी निकाली अपन ने 5। कैसे निकाली है मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये 5 कितना है 50, ये लो 10, यानी 10 का अंतराल रखते हुए अपन को इस डाटा से 5 क्लास बनानी है। इजीली मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है आपके सामने। फिर से सबसे पहले अपन को क्लास लिमिट पता करनी होती है, जो अपन को डाटा देखते ही पता चल गई। फिर अपन को नंबर ऑफ क्लास कितनी बनानी है इस डाटा से, वो स्टर्ज का फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकाली मैंने, 5 बनानी है। फिर क्लास इंटरवल की कितनी कितनी अपन अंतराल रखे, 10 का रखे, 5 का रखे या 20 का अंतराल रखे, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मान रखा मैंने, और ये मेरे पास क्लास इंटरवल भी आ गई है। ये मैंने जितने भी रूल्स आते हैं इसके अंदर वो सारे फॉलो कर लिए हैं। अब मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को कितनी क्लास इंटरवल पर कितनी क्लास बनानी है। अब बनाएंगे अपन टेबल। इतना क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले वेट किस में है? किलो में। तो 5 क्लास बनानी है इस डाटा से, और उनमें 10-10 का अंतराल देना है। ये अपने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है। तो 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 से 40, लोअर लिमिट 30 थी, 10 का अंतर रखे मैंने फर्स्ट क्लास बना दिया 30 से 40, दूसरी क्लास 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, और फिर 70 से ये 80। 1 2 3 4 5 क्लास बना दी। लोअर लिमिट 30 थी, अपर लिमिट 80 थी। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। दूसरा कॉलम और बनाना है अपन को। दूसरा कॉलम अपना बन जाएगा टेली बार्स का, फिर फ्रीक्वेंसी का, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यह है टेली बार्स, यह है फ्रीक्वेंसी, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे अपन बोलते हैं CF शॉर्ट में। इससे पहले अपने रूल्स पढ़े हैं कि जैसे मान लो कि एक क्लास है 30 से 40, तो इसमें कितनी संख्याओं को अपन सम्मिलित करेंगे? 30 से लेके कितने तक सम्मिलित करेंगे? 30 से लेके 39.99, यानी कि 30 से लेके अपन लास्ट हद कितनी है इस क्लास की? 39.99 तक ही अपन इसमें डाटा सम्मिलित करेंगे। इसकी बात करो तो इसमें 40 से लेके 49.99 तक ही सम्मिलित करेंगे, 50वीं भी नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट में सम्मिलित करेंगे। तो ये रूल मैंने आपको बताया था। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पर, इसको क्रमवार अपन जोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में अपनी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अपन अपनी कैलकुलेट करेंगे तब ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया इतना? ठीक है। अब टेली बार्स खींचेंगे अपन। खींचो जी टेली बार्स। आर यू रेडी? ओके। 30 से 40, ये जो 30 से 40 क्लास है फर्स्ट, इसमें अपन को डाटा को कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें कितने डाटा सम्मिलित किए हैं, या इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 30 से 40 किलो के अंदर
कितने स्टूडेंट्स का वेट आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इस क्लास की। तो गिनो 30 से अपन को कहाँ तक गिनना है, ओनली 39.99 तक, यानी कि 40 पर नहीं लेना है अपन को, ये रूल है। तो 1 2 ये 40 आ गया, फिर 40 से सारे बड़े बड़े हैं, यानी कि 30 आ रहा है और 35 आ रहा है, 2 ही स्टूडेंट आ रहे हैं इसमें। तो ये मैंने 2 टेलीबार खींच दी, ये लो जी 2 खड़ी लाइन खींच दी, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी में 2। क्लियर है। फिर है 40 से 50, इसमें कौन कौन से भार को अपन सम्मिलित करेंगे, 40 से लेके 49.99 तक, यानी 50 भी सम्मिलित नहीं करेंगे इसमें। तो 40 नंबर ये रही, 45 ये रही, फिर 50 आ गई, यानी कि इसमें 40 और 45 2 ही स्टूडेंट्स के वेट है। ये लो जी 2 खड़ी लाइन खींच दी मैंने, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 2। क्लियर है। फिर है 50 से 60, 50 से 60 में देखो कि यानी अपन इसमें कौन से बाहर सम्मिलित करेंगे, 50 से लेके 59.99 तक, ये रहा 50, ये रहा 58, फिर तो बड़ी हो गई, तो इसमें भी 2, एक तो 50 है और एक 58 है, तो ये लो 2 खड़ी लाइन, और फ्रीक्वेंसी में भी ये लो 2। क्लियर है। फिर है 60 से 70, अपन क्या सम्मिलित करेंगे इसमें, 60 से लेके 69.99 तक, 65 है, फिर 70 आ गया, यानी ओनली इसमें 65 भी आएगा, 60 है नहीं, 65 है, फिर 70 को अपन सम्मिलित करेंगे नहीं, क्योंकि इसको सम्मिलित करते नहीं अपन वैसे भी, तो इसमें ओनली 1, यहाँ पर भी 1। फिर है 70 से 80, 70 है, इसको शामिल करेंगे, 78 इसको भी शामिल करेंगे, और लास्ट में 80 बच गई, तो इसको भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड वेट है। तो यहाँ पे 3 खड़ी लाइन टेलीबार्स खींच देंगे अपन, और इधर फ्रीक्वेंसी में 3। क्लियर है। अपने आराम से कैलकुलेट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी को क्रमवार जोड़ा जाता है, यानी कि ये 2, फिर 2 + 2 कितने हो गए, 4, ये +2 क्रमवार जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 से पहले कोई नहीं है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। फिर मैंने कहा है क्रमवार जोड़ेंगे, तो 2 + 2, 2 के नीचे और 2 आ रहा है, तो मैंने 2 + 2 जोड़ के 4 कर दिया है। फिर क्रमवार जोड़ेंगे, तो 2 + 2 + 2, 1 2 3 2 है, तो कितने हो गए, 6। फिर कितने हैं, 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 2 + 1, तो 7 हो गए, ये 7। फिर इन तीनों 1 2 3 4 पांचों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। क्या जोड़ा अपने, 2 + 2 + 2 + 1 + 3, तो ये आ गया 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट मान कितना आया है, 10। और इस टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लगाएं अपन, तो भी कितना आएगा, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, ये लो 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट मान और फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है, चाहे आप इनको भी गिन लो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही आ रहे हैं। यहाँ पे डाटा कितनी संख्या में थे, 10 की संख्या में, ये भी सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपनी जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनी है वो एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल इजी है। अगर अपन को रूल्स पता होंगे, उन रूल्स को अपन अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आसानी से अपनी ये टेबल भी बन जाएगी। इस तरह से अपन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल आसानी से बना सकते हैं। ये जो स्टर्ज का नियम था, इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। एक तो स्टर्ज का जो फॉर्मूला है वो एक क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला, ये दोनों तो आप स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल अपन ने बनाना सीख ली है अच्छे से। डाटा वही लिया था प्रीवियस क्लास में, जो लिया था अपन ने वही डाटा।
हाँ, उसमें बीच में मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर दी थी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी पहले से लिखी हुई होती है तो ये जो डाटा है फिर ऐसे नहीं मिलेगा आपको, फिर ऐसे क्लास में बनी बनाई क्लास मिलेगी आपको, उसके सामने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। फिर अपन को क्या करना होता है, ओनली उसमें टेली बार्स खींचनी होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। यानी कि अपन को क्लास स्टर्ज का नियम का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास पहले भी बनाई हुई होगी और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। जिसमें नहीं दी हुई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, इसीलिए अपन को सारे फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने पड़े हैं। ठीक है, ओके। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कौन सा टॉपिक है? डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि हिंदी में बोले तो समंकों का चित्रीय एवं आलेखीय प्रदर्शन। यानी जो डाटा है जिसे अपन समंक बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको डायग्राम्स के द्वारा या ग्राफ्स के द्वारा प्रदर्शित करना या प्रेजेंट करना। वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है, उसको अपन अच्छे से समझेंगे। आपके सिलेबस में दिया है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो स्टैटिकल रिजल्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के इनके प्रेजेंटेशन के लिए जो रिजल्ट्स आए हैं उनको दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स एंड लाइन डायग्राम्स। लाइन डायग्राम्स का मतलब है रेखीय चित्र। यानी कि जो सांख्यिकी निष्कर्ष है, जिन्हें पर हम बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स, इनको प्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स एवं लाइन डायग्राम्स का उपयोग किया जाता है, जो डाटा को बड़े ही आकर्षक रूप से और प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? आकर्षक एवं प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित करते हैं। किसी डाटा को अगर अपन जैसे अभी टेबल बना के अपन ने प्रेजेंट किया था, वो कम आकर्षक है, जिसको अपन को प्रेजेंट करने में काफ़ी रूल्स अप्लाई करने पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेबल द्वारा या अन्य रूप से अपन डाटा को अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो कम आकर्षक होता है, कम प्रभावशाली होता है। अगर उसी डाटा को अपन एक डायग्राम बनाकर या ऐसे डायग्राम बनाकर, ग्राफ बनाकर प्रदर्शित करें तो वह अधिक प्रभावशाली और अधिक आकर्षक होता है। किसी समस्या को अपन एक डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करके बताएं तो वो अधिक प्रभावशाली अपन को दिखाई देगी। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान भी ऐसे डायग्राम्स या लाइन डायग्राम्स को देखकर आसानी से समझ सकता है, बजाय एक टेबल के। इससे पहले अपन एक टेबल बनाई थी, अगर वो किसी एक नॉर्मल इंसान को अपन दिखाएं तो समझेगा ही नहीं ये क्या है। अगर उसी डाटा को अपन अगर इस लाइन डायग्राम में या डायग्राम में प्रदर्शित करके बताएं
तो उसको देखने में एक तो रुचि होगी कि ये चित्र काहे का है। अगर अपन उसको पूछेंगे कि भाई साहब इसमें कौन सा संख्या ज़्यादा आ रही है, जैसे मान लो ये ग्राफ एक तो यहाँ है, एक यहाँ पहुँच गया, फिर एक यहाँ है, कि वो देखते ही बता देगा कि भाई साहब इसमें ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से देखते ही पता चल रहा है कि इसमें ये वाला ज़्यादा है, ये वाले दोनों कम है, बराबर है। तो ये जो डायग्राम्स होते हैं, जो लाइन डायग्राम्स होते हैं, ये डाटा को बड़े ही आकर्षक और प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसे द्रष्टक विधि का ही एक एग्जाम्पल मानते हैं। किस विधि का? द्रष्टक विधि से बोलते हैं विजुअल मेथड, यानी कि एक मात्र नज़र से अगर अपन इस पर नज़र डाल ले डायग्राम्स पर तो आसानी से अपन ये समझ में आ जाएगा। इस विधि को बोलते हैं द्रष्टक विधि या विजुअल मेथड। इसकी खोज की थी विलियम प्लेफेयर ने। विलियम प्लेफेयर ने, ये चीज़ ध्यान रखना कि इस विधि की खोज किसने की थी? विलियम प्लेफेयर ने। अब बात करेंगे डाटा के डायग्राम्स द्वारा प्रेजेंट करने की विधि की, कि डायग्राम्स को या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इतना समझ में आ गया? बहुत इजी है। यानी कि न्यूज़पेपर पे अगर अपन को कोई अच्छे अच्छे चित्र दिख रहे हैं तो अपन को पेपर पढ़ने में रुचि आएगी। ऐसा ही बुक्स की बात करें, बुक्स में अगर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं तो बुक्स को पढ़ने में अपन को रुचि आएगी। अगर पूरी शब्द लिखे, एक भी डायग्राम नहीं है, तो अपन उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, थोड़ी पढ़ेंगे और फिर बोर हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें पॉइंट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी ओनली अपन डायग्राम्स का ही प्रेजेंट, डाटा को डायग्राम्स के रूप में प्रेजेंट करना पड़ेंगे पहले, फिर ग्राफ का लेंगे बाद में। ठीक है, तो डाटा के मध्य में, जैसे दो डाटा है उनके मध्य में अंतर बताने के लिए या कंपैरिजन के लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का यूज में लिया जाता है। इसके सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका महत्व क्या है डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करने का डाटाओं को, वो देखेंगे अपन। कि जो डायग्राम्स होते हैं यह आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। दिखने में कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं और प्रभावशाली होते हैं, यानी कि डाटा को यह डायग्राम्स बड़े ही आकर्षक रूप से और प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करते हैं। इन डायग्राम्स को बनाने में कम समय लगता है और कम मेहनत लगती है। ये दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस हो सकता है। यह एक मात्र झलक से या विजुअल मेथड से आसानी से एक नॉर्मल व्यक्ति द्वारा भी समझे जा सकते हैं, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इन डायग्राम्स को देखे तो वो भी इन्हें आसानी से समझ सकता है। एक बता दिया कि इसमें टाइम बचता है अपना, और जो टाइम लगता है अपना, जो बनने में जो श्रम लगती है, अपनी मेहनत लगती है, वो भी कम लगती है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ महत्व है डायग्राम्स को प्रेजेंट करने के। ऐसे ही मैं बात करूं कि जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है इसकी लिमिट्स क्या है, या जो डायग्राम प्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इनकी लिमिट्स क्या है। ये तो मैंने महत्व तो बता दिया कि ये बड़े ही आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करते हैं डाटा को, और कम समय लगता है इनमें, और मेहनत भी कम लगती है, और एक झलक से अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है। ये तो महत्व बता दिया मैंने इसका। सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि यह डाटा के जैसे कैलकुलेशन करके अपन टेबल बनाई है उनके जितने ये एक्यूरेट नहीं होते हैं, उनके जितने ये शुद्ध नहीं होते हैं। यह डाटाओं के मध्य ओनली तुलनात्मक अध्ययन ही करवाते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पे एक लाइन तो ऐसे लंबी जा रही थी, दो छोटी छोटी जा रही थी, तो ये दो डाटाओं के मध्य कंपैरिजन ही शो करते हैं, बस इतने तक ही सीमित है ये। और इनको बनाने के लिए अनुभव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति आसानी से ये डायग्राम नहीं बना सकता, तो ये कुछ सीमाएं हैं।
फिर बात आती है कि इनको बनाने के रूल्स क्या है। ये जो डायग्राम्स और जो लाइन डायग्राम्स है, जो ग्राफिक है, उनको बनाने के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि अपने पास एक उचित शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक जिसे बोलते हैं अपन टाइटल, यानी कि किस से संबंधित अपन डाटा ले रहे हैं। आपके वेट से रिलेटेड ले रहे हैं, हाइट से रिलेटेड ले रहे हैं, या ऊंचाई से संबंधित ले रहे हैं, तो उसका अपने पास एक शीर्षक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है ये बनाने के लिए। दूसरी बात कि इन डायग्राम्स की लंबाई एवं चौड़ाई, कि लंबाई कितनी लेंगे, चौड़ाई कितनी लेंगे, उनके अनुपात का भी अपन को पता होना चाहिए पहले से। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल ये हो सकता है कि ये जो डायग्राम्स और जो ग्राफ्स बनाएंगे अपन, यह शुद्ध होने चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए इनमें, और इजी होने चाहिए। शुद्ध होने चाहिए और इजी होने चाहिए। तो ये 3 रूल्स मोस्ट हैं जिनको अपन यूज में लेके डायग्राम्स भी बना सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने आपको डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन डाटा का कैसे किया जाता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इस विधि की खोज किसने की, विजुअल मेथड क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनको बनाने के रूल्स क्या है, वो अच्छे से समझा दिए। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपके सब ऊपर से जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद।